सूर्या की बात सुनते ही मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। पीछे नरेश इसे सोचकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज सूर्या ऐसा क्यों कर रहा है। चाहे सूर्या कितना भी गुस्से में हो, उसे अपना गुस्सा गौतम और बाकी लोगों पर नहीं निकालना चाहिए था। नरेश को यह बात अंदर तक खटक रही थी कि सूर्या ने इसे अपने मन में दबा रखा। यहाँ मौजूद बड़े शेयर होल्डर सूर्या सर हैं। अगर आप सभी उन्हें सिर्फ नजरअंदाज करेंगे तो आज के मीटिंग में शेयर होल्डर मीटिंग जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए गौतम गुस्से में उठ खड़ा हुआ और वहां से निकलने को तैयार हो गया। सूर्या पर वह कुछ करने का सोच भी सकता था, लेकिन असंभव था। सबसे बड़ी बात, नरेश वहां मौजूद था, इसलिए अगर उसने सूर्या के खिलाफ कुछ किया तो उसका ही नुकसान होता। गौतम, क्या तुम सोचते हो कि सूर्या का साथ देना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? यही तुम्हारा मेरे प्रति सम्मान है? नरेश ने पूछा। इस समय वह अब इन दोनों के बीच सुलह कराने वाला व्यक्ति नहीं रह सकता था। उसने खुद से सोचा, क्या गौतम और बाकी शेयर होल्डर्स के साथ खड़ा रहूं या सूर्या का पक्ष लेकर एक तरफ खड़ा हो जाऊं? वह उलझन में था कि आखिर क्या करे। नरेश, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन यहां किसी भी तरह का सहयोग उन्हें नहीं मिलेगा। यहां किसी तरह का सहयोग होना चाहिए। जो लोग यहां हैं उन्हें बराबरी से देखना चाहिए। यह एक बुनियादी बात है, लेकिन जब सूर्या सर हमें देखते हैं तो जैसे उन्हें गुस्सा आ जाता है। दिल की गहराई से हमें एक अच्छे बिजनेस पार्टनर के तौर पर देखना चाहिए, फिर हम उसके साथ काम कैसे कर सकते हैं? इतना कहते हुए गौतम अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। आज गौतम नरेश के तरीके को देखकर बहुत हैरान था। नरेश ने सच में खुद को अलग रखा और सूर्या के पक्ष में खड़ा होना चुना। लीला पेंटहाउस में कुल 6 शेयर होल्डर्स थे और ये सभी मुंबई के बड़े अमीर परिवारों से आते थे। अगर ये सभी एकजुट हो जाए तो उनके सामने कोई भी बड़ा आदमी खड़ा हो, वह कुछ नहीं कर सकता। नरेश ने मुंबई में लगभग 10 साल तक काम किया था। आज नरेश ने सूर्या के लिए पूरे 10 साल का अनुभव। कठिनाइयों के बावजूद नरेश अपनी शक्ति छोड़ना और पूरी तरह सूर्या के पक्ष में खड़ा होना चाहता था। उसने सब कुछ पीछे छोड़कर यह निर्णय लिया था। नरेश ने गहरी सांस ली। गौतम की बात में कुछ मतलब था, लेकिन यह बात गौतम को नहीं पता थी कि सूर्या कौन है, आरएसपी परिवार का वारिस। नरेश अपने निर्णय पर थोड़ी चिंता महसूस कर रहा था, फिर भी उसने सूर्या के लिए बोलने का फैसला किया। गौतम, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम इस मीटिंग को जारी रख सकते हो। सूर्या सर बहुत बड़े और समझदार व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से वह तुम्हें माफ कर देंगे। वह तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में गुस्से में कुछ नहीं कहेंगे। नरेश ने गौतम को वहीं रोकने की कोशिश की, फिर भी गौतम ने कहा, नरेश, मैं आपकी नेक नियत की कदर करता हूं, लेकिन क्या वह मुझसे माफी मांग रहा है? यह मैं नहीं कर सकता। अगर वह हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौतम जिद में डटा रहा, जैसे उसके पास 3 पैरों वाला बिल्ली जैसा दृढ़ संकल्प हो। गौतम, मैंने जो कहा वह कह दिया, इसके बाद तुम इस बारे में कोई शिकायत मत करना। नरेश ने गहरी सांस लेकर कहा। गौतम ने गुस्से में अपने होंठ कसे। दुख। गौतम के शब्दकोश में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं थी, उसने सोचा। इसके अलावा यह मुंबई था, यह उसका किला था। सूर्या चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, यहां वह उसे क्या कर सकता था? ठीक इसी समय एक काले वर्दी में गार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आया। यह मैं नहीं कर सकता। अगर वह हमें नीचा दिखाएगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौतम जिद में अड़ा रहा, जैसे उसके पास 3 पैरों वाली बिल्ली जैसा अटूट साहस हो। गौतम, मैंने जो कहा वह कह दिया, इसके बाद तुम इस बारे में कोई शिकायत मत करना। नरेश ने गहरी सांस लेकर कहा। गौतम ने गुस्से में अपने होंठ कसे। दुख। गौतम के शब्दकोश में दुख नाम का कोई शब्द ही नहीं था, उसने मन ही मन सोचा। इसके अलावा यह मुंबई था, यह उसका किला था। सूर्या चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, यहां वह उसे कुछ नहीं कर सकता था। ठीक इसी समय काले वर्दी में एक गार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आया। नरेश सर, हंटिंग ग्राउंड में कुछ बड़ा समस्या हो रही है। काले वर्दी वाला गार्ड हड़बड़ाते हुए सांस फूलते हुए बोला। यह क्या सब है? तुम्हें नियम पता है या नहीं? नरेश ने उसे कड़ा लहजा देते हुए पकड़ा। गार्ड काले वर्दी में अपने होंठ दबाते हुए बोला, सॉरी सर, बहुत जरूरी मामला है और जल्दी में माफी मांगी। क्या है? जल्दी से बता दो, नरेश ने गुस्से में कहा। हंटिंग ग्राउंड में एक लड़की है, निरंजना मैम उसे टॉर्चर कर रही हैं। वह प्रीति मैम है और निरंजना मैम उसे काले भेड़ियों की गुफा में फेंकने वाली है। यह सब उसने घबराहट और चिंता के साथ बताया। क्या कहा? हंटिंग ग्राउंड में?
सूर्या का चेहरा तुरंत बदल गया। वह जैसे पागल हो गया हो। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। सभी लोग चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे, यह समझ न पाते हुए कि सूर्या के साथ क्या हो रहा है। गौतम, तुम्हारी बहन निरंजना और सूर्या सर की पत्नी के बीच कोई समस्या है क्या? अगर निरंजना उस लड़की को काले भेड़ियों की गुफा में फेंक देती है और वह लड़की सूर्या की पत्नी है, तो आज ही लीला पेंट हाउस की कहानी खत्म हो जाएगी। नरेश का स्वर गंभीर और तेज था। क्या कहा? सूर्या सर की पत्नी? गौतम चकरा गया। वह निरंजना से बेहद लगाव रखता था, लेकिन निरंजना के निजी मामलों के बारे में पूछना उसके लिए आम नहीं था। इसीलिए निरंजना की दुश्मनी किस किस से थी, यह गौतम को बिल्कुल भी पता नहीं था। नरेश ने गुस्से में अपने पैर जमीन पर पटके और बोला, गौतम, अपनी उस बेवकूफ बहन से दुआ कर कि उसने जिस लड़की को ब्लैक वुल्फ केव में धकेला है वो सूर्या सर की पत्नी न हो। अगर वह उनकी पत्नी निकली तो आज तुम्हारा पूरा परिवार बिना किसी निशान के मिट जाएगा। सूर्या सर तुम्हें यूं ही छोड़ने वाले नहीं हैं। नरेश की इस गुस्से भरी चेतावनी को सुनकर भी गौतम ने लापरवाही से अपने होंठ टेढ़े कर लिए। नरेश, आप ही उस सूर्या को ज्यादा सिर पर चढ़ा रहे हैं। मैं मानता हूं दर्शनी कोई बड़ी हस्ती हो सकती है, लेकिन उसके जरिए आया हुआ ये सूर्या कौन है मुझे नहीं पता। और फिर ये मुंबई है, ये हमारा करेला है। हमारे ही कैले में रहकर वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उसकी पत्नी को बाहर भेज देंगे, चाहे तो उसके साथ ही भेज देंगे। गौतम ने बेहद हल्के और घमंडी अंदाज में यह बात कह, गौतम, पागलों जैसी बातें मत करो। जब तुम्हारे साथ पूरा परिवार तबाह हो जाएगा तभी तुम्हें समझ आएगा कि मैंने जो कहा वह सच था या नहीं। आरएसपी परिवार की ताकत गौतम अब भी नहीं समझ पाया। इसी झुंझलाहट में नरेश चिल्लाया, क्या मुझे समझ आएगा? गौतम हैरान हो गया। नरेश, मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। सच में अगर उसकी पत्नी मरने ही वाली है तो हम एक काम कर सकते हैं, उसकी पत्नी से भी ज्यादा खूबसूरत किसी और लड़की को ढूंढ देंगे। हाँ, क्या वह एक लड़की के लिए मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा? गौतम ने लापरवाही से हंसते हुए कहा। क्या कहा? तुम उसे दूसरी लड़की दिलवाओगे? नरेश ने व्यंग्य से पूछा। फिर गुस्से में वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। वह बाहर निकल गया तभी गौतम और बाकी लोग जो एक दूसरे को देख रहे थे तेजी से नरेश का पीछा करते हुए गए। इसी बीच सूर्या का दिल चिंता से जल रहा था। उसने पूरी ताकत लगा दी और तेजी से दौड़ने की कोशिश की। पीछे प्रीति पहले ही करंट तार वाले बाड़े के अंदर फेंक दी गई थी। 3 काले भेड़ियों की जो हरी आंखें थीं, वे तुरंत आगे की ओर झपटे, लेकिन जानवरों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के कारण भेड़ियों ने प्रीति को तुरंत नहीं काटा, बल्कि उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि प्रीति उनके लिए खतरा है या नहीं। करंट तार वाली बाट के बाहर सभी लोगों के चेहरे तनाव और डर से भरे थे। फिर भी उनमें से कोई भी प्रीति को बचाने आगे नहीं आया। निरंजना के चेहरे पर आने वाले खूनी दृश्य का सूर्या बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जैसे किसी ने उसे उत्साह से भर दिया हो। पीछे जननी और कार्तिका प्रीति पर दया और चिंता से भर उठी। इतने सालों तक उसके साथ उलझे रहने के बावजूद वे यह उम्मीद नहीं कर रही थीं कि वह इतनी दुखद स्थिति में पहुंच जाएगी। प्रीति को काले भेड़ियों द्वारा छेड़ा जाता देख कुछ संवेदनशील महिलाएं पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थीं, सहन न कर पाने की वजह से। सूर्या, माफ करना, अब मैं तुम्हें देख नहीं सकती। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका खूबसूरत चेहरा पहले ही आंसुओं से भीगा हुआ था। उस भीड़ में आगे खड़ा काला भेड़िया एक लंबी दहाड़ मारते हुए आखिरकार यह सुनिश्चित कर लिया कि प्रीति उसके लिए कोई खतरा नहीं है। अगले ही पल काला भेड़िया अपने पीछे के पैरों का सहारा लेकर प्रीति की ओर झपटा। उसने अपने खून से सने मुंह को जोर से खोला और प्रीति पर हमला किया। सफेद भेड़िए ने अपनी तेज दांतों से प्रीति के हाथ में चोट की और खून बहने लगा। चुभन और दर्द ने प्रीति को दर्द से कराह उठाने पर मजबूर कर दिया। सूर्या की नजरों से देखें तो वह अभी भी काले भेड़ियों की गुफा से लगभग 100 मीटर दूर था। यह चीख प्रीति की आवाज थी। सूर्या की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसका दिल क्रोध से फटने को तैयार था। यह क्रोध इतना भयंकर था कि जैसे धरती को हिला देने वाला तूफान बन गया। प्रीति! सूर्या ने दर्द और आक्रोश से भरपूर आवाज में जोर से चिल्लाया। गुफा के आगे खड़ा काला भेड़िया तुरंत अपना हमला रोक गया। उसकी आंखों में मानवीय डर झलकने लगा। उसने अपनी ताकत का एहसास करा दिया। एक जानवर के लिए उसके खतरे का एहसास इंसान से
सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। सूर्या से अभी भी लगभग 100 मीटर दूर होने के बावजूद भेड़िया उसकी प्रबल आवाज को महसूस कर चुका था। उसने समझ लिया कि अगर उसने उस लड़की पर हमला जारी रखा तो परिणाम केवल मौत ही होगी, 100 मौतों के बराबर। काला भेड़िया डर गया और प्रीति की ओर बढ़ते हुए तुरंत पलटा और भाग गया। लेकिन अगले ही पल सूर्या, जो 100 मीटर दूर था, वहां पहुंच चुका था। यह देखकर जननी और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि सूर्या इतने कम समय में यहां कैसे पहुंच गया। यह उनके लिए चौंकाने वाला था। तभी सूर्या ने गहरी और क्रोधी आवाज में कहा, मर जा। क्रोध से भरी सूर्या की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। पूरा समूह तुरंत सिर उठाकर सूर्या की ओर देखने लगा। जो 3 काले भेड़िए पहले ही 7-8 मीटर की दूरी पर थे, उनके सिरों को 3 तीर पहले ही भेद चुके थे। तीनों काले भेड़िए एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। वे पहले ही मर चुके थे, लेकिन मरने से पहले उनकी आंखों में जो डर और घबराहट झलक रही थी, वह वहां मौजूद सभी लोगों ने साफ देख ली। सब हैरान थे, सूर्या में इतनी रफ्तार कैसे आई? शिकार के लिए रखे गए तीर उसके हाथ में कैसे आ गए? और वह भी निहत्थे होकर इतनी सटीकता से उन भेड़ियों के सिर पर तीर फेंक कैसे पाया? सूर्या दौड़कर प्रीति के पास पहुंचा और कांपती, दर्द से भरी आवाज में बोला, प्रीति, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें कुछ भी नहीं। बेहोश प्रीति को सूर्या ने अपने हाथों में उठाया। सूर्या के दिल में एक तीव्र दर्द उठ रहा था। वह अपने गुस्से और पीड़ा से कांप रहा था और वहां मौजूद सभी लोगों के लिए वह डरावना बन गया। उसने सोचा, क्यों इस समय नरेश से मिलना पड़ा? यह कितना दुखद है। यह बेवकूफ यहां कहां से आया? क्या तुम सब सिर्फ तमाशा देख रहे थे? मैंने कहा था कि इसे अंदर मत आने देना, निरंजना ने चीखते हुए कहा। अगर एक ही पल में सुरक्षा रुकती तो प्रीति 3 काले भेड़ियों के हाथों बुरी तरह घायल हो चुकी होती। लेकिन उसी आखिरी क्षण में सुरक्षा कर्मियों ने सूर्या को अंदर आने की अनुमति दे दी और निरंजना की सारी योजना विफल हो गई। जैसे ही निरंजना ने चीखा, सूर्या की निगाहें तुरंत उसकी ओर टिक गईं। पहले ही गुस्से से भरा सूर्या अब एक खौफनाक हत्या की प्यास के साथ निरंजना की ओर देख रहा था। निरंजना अपने आप को संभाल नहीं पाई और 3 कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा पूरी तरह से चमक उठा। अरे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? मेरी तरफ टकरा रही हो? तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या? निरंजना ने सूर्या को धमकाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह लीला पेंट हाउस उसका क्षेत्र था। उसके पीछे कई सुरक्षा गार्ड खड़े थे और पास में एक शिकार बंदूक भी थी। उसने सोचा कि सामान्य सूर्या कुछ नहीं कर पाएगा। सूर्या ने प्रीति को पास वाले पेड़ पर सुरक्षित बैठा दिया। फिर वह बिना किसी भाव के खड़ा हो गया। सूर्या की घूरती नजरों को देखकर निरंजना जल्दी से अपने पास खड़े सुरक्षा कर्मियों की ओर देखती हुई बोली, अरे जल्दी इस भिखारी को पकड़ो। निरंजना ने तुरंत आदेश दिया। सुरक्षा गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। सूर्या को पकड़ना? निरंजना ने यह क्यों सोचा कि वह उस क्रूर आदमी को, जो अपने हाथों से तीर फेंक कर 3 काले भेड़ियों को मार सकता है, छू भी पाएगी? यह मूर्खतापूर्ण था कि सिर्फ निरंजना ही स्थिति को सही ढंग से नहीं देख पा रही थी। असल में वहां मौजूद सभी लोग यह महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने निश्चित रूप से समझ लिया कि सूर्या कोई सामान्य इंसान नहीं है। कोई भी वहां मौजूद व्यक्ति सूर्या के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। निरंजना थोड़ी घबराई और डरते हुए धमकी दी, अरे मूर्खों, जल्दी उस आदमी को पकड़ो। अगर मेरा बेटा गौतम ये सब देख लेता है तो फिर मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। निरंजना ने जितनी भी धमकी दी, उसके बावजूद सुरक्षा गार्ड्स सूर्या के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सके।